नमस्कार, मैं अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम अगर अंडमान निकोबार का इतिहास देखें, वहां से लेके अब तक, उसकी आज़ादी से लेके अब तक का सफ़र, पिनल सेटलमेंट से लेके अब आज के दिनों तक का, पिनल सेटलमेंट से लेकर अभी तक हर सरकारी दफ्तर, हर डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग खुले, इनके कार्य प्रणाली को लेके कभी ना कभी सवालों के घेरे में या दायरे में रहे हैं, चाहे वो कोई भी दफ्तर या विभाग हो, डिपार्टमेंट हो। ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप वैसे हर जगह पे एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है छोटे से छोटे काम के लिए, जो आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाता है, बेतहाशा परेशानियां उनको घेरे रहती है। लोगों की शिकायत रहती है कि हमने अर्जियां दी, हमारा काम साल दर साल ऐसा ही रहा, पड़ा रहा, फाइलों में दबा रहा, फाइल कहीं और पे दबा रहा। ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती है, तकलीफ़ें जानने को मिलती है, लोग अक्सर बोलते हैं। तो जब हम आम तौर पे बातचीत करते हैं तो लोगों से सुनने को ये मिल जाता है कि सबसे करप्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है, विभाग, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चलिए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकी कार्यशैली है, इन पे सवाल कई बार उठे हैं, लोगों ने उठाए हैं। जो लोग अपने कामों के लिए दफ्तरों में जाते हैं, इनके आप तहसील ऑफिस से लेके सेटलमेंट तक, ये किन कठिनाइयों का सामना करते हैं और ये दिक्कत है क्या, आज हम जानेंगे। और हमारे बीच में जो आज उपस्थित है स्टूडियो में, हम उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। आप हैं मिस्टर अजय कुमार बैनर्जी, जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और सेवानिवृत्त है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही। इन्होंने इनका तजुर्बा, ये हमेशा लड़ते रहे हैं ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केसेस को, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के केसेस को, इसमें हो रहे गड़बड़ियों को ये हमेशा उजागर करते रहे हैं और बोलते रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, उनसे मुखातिब होते हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये आज कौन सी बात, जानकारी जो है वो जनता को देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका स्वागत है बैनर्जी जी हमारे चैनल संघर्ष आज तक में। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आप बोलते हैं कि सवालों के घेरे में रहते हैं, इनके कामकाज करने के तरीके, हाँ, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे जनता को? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो सबसे बड़ा गड़बड़ है कि हम लोग जनरल पब्लिक को बहुत हरासमेंट करता है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारा पिटीशन लिखा के जाते हैं, सब कुछ करते हैं और बोलते हैं लोग जनरली कि वहाँ पर मेरे को कोई काम जल्दी नहीं हो रहा है, लेट करते हैं, पर्पसली डिले करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, मोटेशन, सब डिवीज़न, ये सब के लिए, देन अर्थ कटिंग का परमिशन, ये वगैरह। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मेरे साथ भी एक घटना घटा है जी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक ऑर्डर है जो मेरे पास है अभी जी। उसमें क्लियर कट लिखा है कि भाई बहन को पेरेंटल प्रॉपर्टी जो हो इक्वल सब डिवीज़न होना। क्या ये वही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? जी, 2013 का जी। सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इक्वल सब डिवीज़न, तो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर वी के विदुरी कैसा किया है सब डिवीज़न? तो गलत है, सब डिवीज़न तो इक्वल होना था जी। रजिस्ट्रेशन मोटेशन भी सबका होना चाहिए। तो यह गलती कहाँ पे हुई? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का वायलेशन हुआ। तो किस तरीके से हुआ कि सबको बराबर का हिस्सा नहीं नहीं मिला? 6 बहन और 2 भाई को इक्वल होना था,
बड़े भाई को भी वो नहीं दिया, वो दांव लेके खड़ा रहता था, ये करता था, डराता था, धमकी करता था, पीते पी के सब रोलबाजी करता था वो। उसका मेन मकसद यही था कि मैक्सिमम लैंडेड प्रॉपर्टी को लेना और बिक्री करके जाना। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन कैसे बिक्री कर रहे हैं उन लोग, जबकि ये लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक है राष्ट्रपति और कस्टडियन है डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, ये लोग सब कस्टडियन है। वॉच एंड वर्ड करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। ये एग्रीकल्चर लैंड कंप्लीट खत्म हो गया है। जहाँ पर मैं पानी चढ़ा हुआ था आपका गैराचरमा से, स्कूल घर से आगे, सीपी घाट और चौलदारी, इधर सारा जगह में ये चल रहा है, पूरा अर्थ कटिंग चल रहा है। और पूरा अर्थ कटिंग इज नॉट परमिसेबल आई थिंक। नेचर को कैसे डिस्ट्रॉय करें, नेचर का साथ आपको मिलकर काम करना। अर्थ कटिंग या हिली लैंड कटिंग का मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मार खा रहा है। जी, आपका बर्ड्स का जो हटमेंट, वो क्या बोलेगा, हटमेंट का, उनका जो हटमेंट है प्लस उनका जो है रहने का जगह, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। जी। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है मास स्केल में। इससे आपको क्या समझ आता है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोलॉजिकल नेचर विल रिएक्ट, नेचर छोड़ेगा, नेचर रिएक्ट करेगा। जिसका एक सबूत है सुनामी जो आया था। जी टेम्परेचर बढ़ गया, सुनामी हुआ है। जी। नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा, ये काम होएगा नहीं, उसका रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, अच्छा से मिलेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं क्या? आपको क्या लगता है आपके नॉलेज के हिसाब से कि अर्थ कटिंग करना हो, कहीं पे ये ज़मीन को कन्वर्शन करना हो तो किसी और की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो एग्रीकल्चर का है या फॉरेस्ट का है, तो इसमें रूल्स क्या है? देखिए, रूल में एकदम क्लियर है कि आप ज़मीन बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ओनरशिप राष्ट्रपति का है, ही इज़ द ओनर। और हम लोग जो भी रहते हैं उसमें वो सब टेनेंट थे, तो उन लोग ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते राष्ट्रपति का बिना परमिशन का। कैसे ट्रेड कर रहे हैं उन लोग? अपना प्रॉपर्टी बिक्री कर सकते हैं। उनका प्रॉपर्टी होता है घर, हटमेंट, वो उसको ट्रेड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एरिया कवर्ड बाई दी दैट पर्टिकुलर हटमेंट या घर। जी। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, पूरे एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ से सीपी घाट तक जाइए, वहाँ से आगे जाइए, चारों तरफ हो रहा है, मतलब ऑल ओवर साउथ अंडमान हो रहा है। नॉर्थ में भी होता है, मिडिल में भी होता है, मैं देखा नहीं, वहाँ जाने से पता चलेगा। ये लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सारा गलत काम है ये। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस जा रहा है, आपका ये जा रहा है, आपका बर्ड्स का, वाइल्ड लाइफ का जो वो है, वो सब जा रहा है, बर्बाद हो रहा है कंप्लीट। उनको चाहिए इस सब का वो करना, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा तो लग रहा है। एग्रीकल्चर लैंड का पब्लिसिटी करते हैं डेली टेलीग्राम में कि एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन सेकंड स्टेज में उन लोगों को देखिए सारा एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो गया। बैनर्जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता ये जानना चाहती है कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, इससे दरअसल इसकी कार्यशैली और आपको शिकायत क्या है इनसे, उनकी कार्यशैली की? एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उन लोग बोलते हैं, हम लोग तो चप्पल घिस जाता है काम करते करते, घूमते घूमते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी से लेकर सब हम लोग का हरासमेंट करता है, हम लोग का काम नहीं होता। और जो बड़े पैसे वाले हैं उन लोग का रजिस्ट्रेशन, मोटेशन, सब डिवीज़न रातों रात हो जाता है और वहाँ पर घर भी खड़ा हो जाता है। इन द मीन टाइम दूसरे की ज़मीन में भी अगर उस लोग ट्रेसपास करे, वो एरिया को भी उन लोग रेगुलाइज करते हैं। ऐसा है, पब्लिक बोले मुझे, कहाँ तक सच है तो इंक्वायरी से ही पता चलेगा। लेकिन हैरेसमेंट तो होता है ज़बरदस्त। एक है लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेने को जाइए, उसको दौड़ा दौड़ा के एकदम हालत ख़राब कर देता है। उसके सिवा ये लोग वेजिटेशन को, ग्रीन वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है कंप्लीट। जो कैचमेंट एरिया वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। CRZ एरिया में भी इन लोग का एंट्री है। अब हैवलॉक में जाकर देखिए, सब CRZ एरिया में जितना भी आपका ये बना है, रिसोर्ट बना हुआ है, मैक्सिमम CRZ एरिया में और एग्रीकल्चर लैंड में बना हुआ है। ये क्या हो रहा है, जनता पूछ रहा है। मुझे तो लगता है, जनता को लग रहा है कि गलत काम हो रहा है।
इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, हम्म, थॉरो इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। जी बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ पब्लिक इससे बहुत परेशान हाँ, भी है। परेशानी है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, जी बहुत परेशानी है सबको। एक एक वीडियो आते हैं, उनका चप्पल घिस जाता है, उनका काम नहीं होता है। सारे रेवेन्यू से आपका पटवारी पकड़िए, आरआई पकड़िए, सर्वेयर पकड़िए, तहसीलदार पकड़िए, हायर अप्स में भी आप जाइए, कुछ नहीं होगा जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो क्या सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको, सवाल के घेरे में है। ये सवाल है कि उनको चाहिए क्या। हाँ, इसके अलावा आपको और क्या लगता है इनमें अगर ठीक करना हो? ये शिकायत है, आपकी भी शिकायत है, जनता की भी शिकायत है, तो ये तो आमतौर पे जाहिर सी बात है, सभी को पता है ये कि एक आम पब्लिक जब जाती है ऑफिसों में, इनके दफ्तरों में, तो उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है केवल अपने छोटे से काम को करने के लिए, जो आप बता रहे थे। लेकिन बड़े लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाता विद इन ए वीक भी बन जाता है, काम हो जाता है। उस वक्त में रूल आड़े आता है या नहीं आता है, ये तो इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? ये सारे जो मामले हैं, ये तो समूचे मेरे ख्याल से पूरे आम कहीं ना कहीं हर आदमी को छूने वाली बात है कि किसी न किसी के साथ, एक तीसरे या चौथे आदमी के साथ में ये हुआ है या हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इस पे आप आगे क्या करना चाहेंगे? इसमें इंक्वायरी कमीशन बैठना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का निगरानी में। क्या आपने इससे पहले इस पर कोई पत्र किसी को लिखा है, कोई हायर अथॉरिटी या फिर सरकार को? सरकार को अभी जहाँ तक एलआर है जी, एलआर का मैंने उसका सच्चाई को जानने का कोशिश किया था होम मिनिस्ट्री से। उसका कुछ डॉक्यूमेंट आया मेरे पास में है, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं दिखाऊंगा। जी। और रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनाते हैं, वो गलत चीज़ है। पार्लियामेंट को डिसरिगार्ड हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसरिगार्ड हो रहा है, बहुत गलत चीज़ है। चाहे कोई भी हो जाए गवर्नमेंट सर्वेंट, कितना भी वाइटल पोजीशन में बैठे रहो, दे कैन नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंट ऑन टू द जनरल पब्लिक, नहीं कर सकता। अच्छा, आईपीसी सीआरपीसी अभी हमारे डीजीपी साहब है, बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, डीजीपी साहब की तो तारीफ काफ़ी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। करप्शन कम हो गया, करप्शन बहुत कम हो गया उनके वजह, उनसे डर रहा है पब्लिक गलत काम करने के लिए, एकदम जीरो टॉलरेंस वाली। और मेरा तो रिक्वेस्ट है डीजीपी साहब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा इन्वेस्ट। कहीं ना कहीं अभी एक पहल हमारे सीएस साहब ने भी की है, हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी की है कि ये करप्शन में जो इन्वॉल्व है वो, हाँ, स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और ले रहे हैं। मैं ये फाइल डीजीपी साहब के पास में दूंगा। कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि बदलाव आ रहा है लॉ में, यहाँ के कानून व्यवस्था और ये सिस्टम में। कोशिश डर रहे हैं अभी लोग, गलत काम करने के लिए डर रहे हैं। डीजीपी साहब है और चीफ सेक्रेटरी साहब का वजह से उनसे डरते हैं। ये तरह अगर कंटिन्यू करेंगे डीजीपी साहब, हमारे ख्याल से द फास्टेस्ट नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सत्येंद्र गर्ग। मैं लिखूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, इनका ऊपर इनका सोच विचार करके इनको पोस्टिंग करना। इज़ वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई शक नहीं। जनता में भी ऐसी भावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपील भी करने जा रहा हूँ राष्ट्रपति को भी, इसको मोदी जी को भी। तो आपके जो काम है बनर्जी जी, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये चलिए जनता के लिए कर रहे हैं, और उनको ये सूचना भी आपने जो कहा वो भी पहुंच जाएगी, और जो सिस्टम है हम उम्मीद करेंगे कि इसमें बदलाव आए, और जो कोशिश हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब मिलके कर रहे हैं, ये कोशिश रंग लाए, पूरी तरीके से रंग लाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोस्तों, जब
एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा है, ये भारत सरकार ये चाह रही कि हमारा ये अंडमान निकोबार ये खूबसूरत द्वीप समूह अगला मॉरिशस या सिंगापुर बने, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, भारत सरकार को, कि सिंगापुर बनाए, खूबसूरती आए, लेकिन सिंगापुर में जो सिस्टम है जिसके कारण से सिंगापुर को जाना जाता है, वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीय चरित्र के ना धोखा ना चोरी, वहाँ तो यहाँ तक है कि आप ड्रग्स लेके दाखिल हो गए या ड्रग्स पी कर आ गए तो फांसी की सज़ा है, जो हमने यूट्यूब में देखा है या सुना है। तो इतने कड़े कानून, इतने अनुशासन और क्राइम बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे लगता है इस पे भी गौर करना चाहिए कि वो बने, तो उसके साथ साथ जो डिमेरिट्स और आएंगे डेवलपमेंट के साथ साथ उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, वो तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ चलिए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अजय कुमार बनर्जी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये विचार रखा, अपना साझा किया, जो भी आपके पास थे, आपके कामकाज को भी बताया, और इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते। थैंक यू। धन्यवाद।